हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। आने वाले सेशंस में हम इसके कई चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है आज का। तो इसमें हम आज बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उसका फैक्चुअल नॉलेज, उसका बैकग्राउंड। ठीक है। कैसे स्टार्ट हुआ, क्या पॉलिसी रहा। ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये छोटे एग्जाम जैसे एसएससी ग्रुप डी, इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी हम डील करेंगे। और कॉन्सेप्ट बेस्ड जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस है ना, ऐसे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोड के साथ। ठीक है। तो हमारा आज का कोड क्या है? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मीन्स कि होता है ना कि इंसान जब डिसिप्लिन में नहीं होता तो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता है। ट्रेंडम वीडियो देखना, फिर फालतू के वीडियोस देखना, उसमें डूबे रहना, स्टडी करते करते बोर होके किसी और दिशा में बहक जाना, है ना। तो ये क्या है, एक ख़राब आदत है। और उसको हम क्या कर सकते हैं, एक डिसिप्लिन में ला के अर्ली मॉर्निंग वेकअप, अपना टारगेट फिक्स करना, उसे पूरे शेड्यूल में कंप्लीट करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें एक अच्छी दिशा में लेके जाती हैं। और ये कथन है आपके एपीजे के अब्दुल कलाम, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी का। सिलेबस में देखिए, सिलेबस आप खुद देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम, मनी मार्केट, ये आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे। ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज का बैंकिंग व्यवस्था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट वो देखते हैं सबसे पहले। देखिए, भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें जो सर्वोच्च स्थान पर कौन सा बैंक है? आरबीआई। ठीक है। जिसको क्या कहते हैं भारत में फादर ऑफ बैंक्स, है ना। यानी कि बैंकों का पापा कौन है? आरबीआई। अब इसमें देख लेते हैं हम क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, आरबीआई क्या है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 यानी ब्रिटिश इंडिया के दौरान की गई थी। और देखिए, स्थापित करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, है ना। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आया था। ठीक है। उसी के दौरान इसका गठन हुआ था। लेकिन इसके लिए एक्ट अलग है, आरबीआई एक्ट 1934 है। ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। ठीक है। और इसको बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया? मुंबई में। ठीक है। इसके अब मान लीजिए वर्तमान में क्वेश्चन बने कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका जवाब होना चाहिए मुंबई में। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको 1937 में ट्रांसफ़र किया गया, ये ध्यान रहे। यानी कि स्थापना की 2 साल बाद। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 1 जनवरी 1949 को इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, यानी नेशनलाइज्ड बैंक के लिस्ट में डाल दिया गया। और इसमें क्या हुआ, नेशनलाइज्ड बैंक का वो अथॉरिटी मिला और उसको गवर्नमेंट के अंतर्गत ला दिया गया, भारत सरकार के अंतर्गत आरबीआई को ला दिया गया। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई का डायरेक्शन या डायरेक्टिव कौन होता है? तो इसका डायरेक्टर आरबीआई का एक गवर्नर होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पीडीएफ जब का सेटअप है। उस समय आरबीआई के गवर्नर, देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन बने आरबीआई के प्रथम गवर्नर, ठीक है, यानी ब्रिटिश इंडिया में, तो वो थे सर असवन स्मिथ। ठीक है। सर असवन स्मिथ थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बने अगर आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो स्वतंत्र भारत के थे, तो वो थे सी डी देशमुख। कई कई एग्जामों में पूछ चुका है, तो पूछ सकता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और, भारत में आरबीआई के गवर्नर, ये उस समय का पीडीएफ है जब उर्जित पटेल जी थे। ठीक है। लेकिन अभी डॉक्टर करके नाम है उनका, तो आप खुद एक बारी गूगल करके नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और भी है कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम क्या आरबीआई की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं। तो आरबीआई की प्रमुख 2 जिम्मेदारियां हैं। एक है गैर पारंपरिक, जिसको बोलते हैं क्या, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। और एक है पारंपरिक, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल। इसमें क्या मतलब है, गैर पारंपरिक जिम्मेदारी से क्या समझते हैं? जैसे कुछ ऐसी जिम्मेदारी जो आरबीआई को इंस्टेंटली पड़ती है कुछ करने के लिए, जैसे कुछ ज़रूरी पड़ा तो मतलब वो काम किया, उसके बाद वो काम समाप्त, उसके बाद उसे मतलब वो चीज़ हटा दिया गया। ठीक है। वो जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली आरबीआई ने। तो वो हो गया क्या,
गैर पारंपरिक जिम्मेदारी। लेकिन पारंपरिक जिम्मेदारी में क्या है, जैसे स्थायी जिम्मेदारी मीन्स कि आरबीआई कुछ ऐसे काम करती है जो करते आ रही है और उसको कंटिन्यू करती भी रहती है। उसमें कोई इंटरमिटेंट यानी कि मतलब तुक झुक नहीं होता कि रुक के लागू करना, वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई की जिम्मेदारियों में, ठीक है, गैर पारंपरिक जिम्मेदारी और फिर पारंपरिक जिम्मेदारी में स्थायी कौन है, अस्थायी कौन है। तो जो गैर पारंपरिक जिम्मेदारी है वो अस्थायी है यानी कि अनस्टेबल, और जो पारंपरिक जिम्मेदारी है वो स्टेबल है। अब एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। गैर पारंपरिक जिम्मेदारी जैसे एक सिस्टम आया था फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन की जिम्मेदारी। ऐसी कोई जिम्मेदारी क्या होती है, इंस्टेंट आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट मतलब चाहती है कि जो मार्केट में मनी फ्लो बना रहे, तो इसलिए क्या, तो अभी देखिए जनधन एक स्कीम लाया गया था, ठीक है, एक समय था, आई थिंक 2015 या 14 की बात है, आई थिंक इसी के नियर अबाउट है, आप देखिएगा। तो जनधन स्कीम क्या था, जीरो अकाउंट एक था ना, जीरो पैसे पे अकाउंट, जीरो बैलेंस पे अकाउंट एक खुलने का प्रावधान। ऐसे क्या अकाउंट अगर लोगों का खुलता है तो लोग कभी ना कभी तो उसमें पैसे डालेंगे ना, घर पे तो नहीं रखेंगे। तो यही होता है फिनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यानी कि पैसे घर पे ना रखें, बैंक में रखें, और बैंक उस पैसों को क्या करेगी, मतलब जाहिर सी बात है जिनको आवश्यकता होगी उन्हें इंटरेस्ट पे देगी। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, मनी का फ्लो जब बना रहेगा तो इन्वेस्टमेंट वगैरह होती रहेंगी। ठीक है, इंफ्रा में या फिर आपके सेकेंडरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट रुकेगा नहीं पैसे की वजह से। ठीक है, तो ऐसी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, अस्थायी जिम्मेदारी होती हैं। अब इससे भिन्न जो पारंपरिक जिम्मेदारी मैंने अभी समझाया, ठीक है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे क्या करती हैं पारंपरिक जिम्मेदारी में, इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये भारत सरकार के लिए, ठीक है, और कुछ राज्य सरकारों के लिए क्या करती हैं, बैंक का काम करती हैं। मीन्स कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास सरप्लस है, ठीक है, यानी कि अधिक पैसे हैं, रिवेन्यू अधिक कलेक्ट हो गया, तो क्या वो जमा करेंगी आरबीआई के पास। अगर किसी स्टेट के पास पैसे की कमी आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा वो, आरबीआई से ऋण लेगा, है ना। तो ये क्या है, आरबीआई की क्या है, पारंपरिक जिम्मेदारी। ठीक है, यानी कि एक स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आरबीआई करती है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें एक स्टेट है, अपने अपना एक स्टेट है सिक्किम, इसके लिए आरबीआई बैंक का काम नहीं करती। ठीक है, सिक्किम के लिए हम लोग कहाँ पे चले, हाँ, तो सिक्किम एक राज्य है जिसके लिए आरबीआई बैंक का काम नहीं करती। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख लें। एक मिनट मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इट विल बी गुड, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, व्हाट इज हैपनिंग है, ओके, हाँ, आई थिंक इट विल बी गुड। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की अतिरिक्त धनराशि नहीं प्रिंट कर सकती। ठीक है, जैसे होता है ना कि जब आरबीआई या फिर भारत सरकार के पास पैसे की कमी या फिर मतलब होता है ना, भारत सरकार को अपना बजट मेंटेन करना होता है, जो बजट एलोकेट किया, अगर बजट डिफिसिट होता है तो उसमें कुछ काम पड़ता है, तो फिर क्या करता है वो प्रिंटिंग का काम करवाता है आरबीआई से। और आरबीआई ऐसे सिचुएशन में मतलब क्या करती है, प्रिंटिंग करती है। तो वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा एक फिनंशियल ईयर में, है ना, इससे अधिक धनराशि के नए नोट जारी नहीं कर सकती, एक लिमिट है 10,000 करोड़ का। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, वर्तमान नियमों के अनुसार जैसे 10,000 रुपये तक का नोट आरबीआई जारी कर सकती है। ठीक है, आपको पता है कि जब अपने वहाँ डिमोनेटाइजेशन की वो आई थी एक समय काल, तो उसमें क्या 2,000 रुपये तक के नोट मतलब छापे गए थे, है ना। तो इसमें एक लिमिट है कि आरबीआई मतलब 10,000 रुपये का जो नोट है ना, इसके ऊपर नहीं छाप सकती, एक लिमिट है 10,000 रुपये का नोट। अब देखिए भारत में नए नोट जारी करने के लिए जो विधि यूज किया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है,
मिनिमम रिजर्व सिस्टम अभी आगे आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। इसमें क्या करती है भारत सरकार, ठीक है, कुछ गोल्ड के रूप में, है ना, और कुछ फॉरेक्स के रूप में एक रिजर्व रखती है, ठीक है, कितने का, 200 करोड़ का, ठीक है। इतने का क्या करती है भारत सरकार, रिजर्व रखती है, जिसमें क्या होता है, गोल्ड 85 करोड़, है ना, 85 करोड़, और जो फॉरेक्स है 115 करोड़ का रिजर्व। इतना क्या करती है आरबीआई अपने पास रखती है, ठीक है, इस क्या करने के लिए, इसे क्या कहते हैं, नए नोट जारी करने के लिए इतना रिजर्व। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम से हम आप एक चीज़ समझते हैं। जैसे क्या होता है, आपके पास मान लीजिए क्या है, 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। अब ये नोट फट जाता है या फिर एक कागज़ का टुकड़ा है, तो इसकी वैल्यू 10 रुपये क्यों है, आखिर ये कागज़ है ना, गवर्नर का साइन है ना, गवर्नर का, सॉरी नहीं, आरबीआई के गवर्नर का साइन है ना, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कैसे तय होगी। तो ये जो आपका मिनिमम मिनिमम रिजर्व रखा गया है ना 200 करोड़ का, तो यही क्या करता है, एक इसको वैल्यू देता है कि हमारे पास इतना रिजर्व है। एक होता है ना जिम्मेदारी, 10 रुपये नोट की जिम्मेदारी, यही जो 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व है, यही जिम्मेदारी देता है, ठीक है। यही इसका उत्तरदायित्व होता है कि आपके पास जो 10 रुपये का नोट है, वो उसके लिए हमने अपने पास 200 करोड़ का रिजर्व रखा है, यहीं से इसकी वैल्यू तय होती है, ठीक है। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। भारत में जैसे जहाँ पे नोट का छपाई होता है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ उनका मुख्यालय है, 4 स्थान पे है। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है देवास, फिर महाराष्ट्र में नासिक, उसके बाद वेस्ट बंगाल में सालबोनी, है ना, सालबोनी जो कलकत्ता के आसपास है, और मैसूर कर्नाटक, है ना, टीपू सुल्तान वाला मैसूर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चारों मुख्यालयों में से इन 3 को दे के किसी एक लोकेशन को डाल के पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे मुद्रण नहीं होता भारतीय नोट का, ठीक है। तो आपको पता रहेगा कि देवास मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, नासिक महाराष्ट्र में है, सालबोनी आपका कलकत्ता, है ना, वेस्ट बंगाल, मैसूर कर्नाटक। अब इसी में दिल्ली का डाल दे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत चीज़ हो जाएगा, तो आप उसको ट्रिक कर दोगे, आपका सही जवाब, है ना। तो ये आप याद रखें, देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, सालबोनी वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, मैसूर कर्नाटक, ठीक है। अब इसमें से देख लीजिए, इनमें से प्रथम 2 पर जो देवास और नासिक है, ठीक है, उस पे जो मालिकाना अधिकार है वो भारत सरकार का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि जहाँ पे जो मुख्यालय है मुद्रण प्रिंटिंग का, है ना, जो मुद्रण का, सॉरी, नोट प्रिंटिंग का, तो किन 2 स्थानों पे भारत सरकार का, ठीक है, क्या है, अपना मालिकाना अधिकार। तो वो है आपका कौन कौन, देवास और नासिक, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो आसपास हैं दोनों, यहाँ पे प्रिंटिंग की जो मालिकाना अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। और जो अन्य 2 पर, जो सालबोनी और मैसूर है, वहाँ पे आरबीआई, यानी कि वेस्ट बंगाल और जो कर्नाटक वाला मैसूर है, वहाँ पे क्या करती है आरबीआई, अपनी जिम्मेदारी निभाती है और उसका मालिकाना अधिकार है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी तो हमने करेंसी नोट देख लिया, अभी हम सिक्के देखते हैं, ठीक है। अब भारत में जैसे कुल 4 स्थान पर क्या होते हैं, सिक्के मोल्ड होते हैं, यानी कि सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन है, नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता और हैदराबाद, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, 4 सिटी बोल लीजिए, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, सिक्के बनते हैं। नोएडा, देखिए मुंबई में क्या था, महाराष्ट्र के नेवासा में क्या था, नोट की छपाई थी। कोलकाता के सालबोनी में क्या थी, नोट की छपाई थी, है ना, कोलकाता के आसपास। अब यहाँ पे सिक्के भी हैं, मुंबई और फिर क्या बोलते हैं, कोलकाता तो आपको एक बारी तो याद रह सकता है, लेकिन नोएडा और हैदराबाद, ये आपके लिए 2 नई चीज़ें हैं, तो इन दोनों पे भी सिक्के की क्या होती है, ढलैया होती है। अब देखिए जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे वही दिया हुआ है, तो इसको एक बारी पढ़ते हैं और क्लियरिटी आएगी। नए नोट छापने की प्रयोग की जाने वाली प्रणाली क्या है अपने वहाँ, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं होती हैं अपने वहाँ, जो लागू है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एक है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, पीआरएस, है ना। ये 2 क्या हैं, 2 व्यवस्थाएं हैं जिनके आधार पे, मतलब किसी देश की सेंट्रल बैंक क्या करती है, मुद्रा की छपाई करती है।
इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में नए नोट जारी करने के लिए आरबीआई ने 1956 से, ठीक है, निरंतर मिनिमम रिजर्व सिस्टम ही फॉलो किया है। 1956 से, ठीक है, कर रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष में आरबीआई नए नोट जारी करने की प्रक्रिया में 200 करोड़, जो मैंने आपको समझाया, उतना मिनिमम रिजर्व रखती है। ठीक है, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया, ये आपका एक रिवीजन टाइप का हो गया कुछ। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। अगेन वेलकम, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो 200 करोड़ का रिजर्व था, ठीक है, उसमें हमने क्या बताया था आपको, उसमें हमने क्या बात किया था कि इसमें क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी होती है ना, उसको फॉरेक्स बोलते हैं, ठीक है, फॉरेन रिजर्व। और ये क्या है, गोल्ड, ठीक है। अब देखो, इसमें 115 करोड़ का जो होगा वो क्या है, गोल्ड है। वहाँ पे हमने थोड़ा सा उल्टा बता दिया, ठीक है। तो 115 करोड़ के बराबर का वो आरबीआई अपने पास गोल्ड रखती है, और 85 करोड़ का क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा रखती है, ठीक है। 85 करोड़ का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में एक रिजर्व रखती है। अब देखिए, इसमें क्या है, एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई, वही जो हमने पहले ही जानकारी दी, ठीक है, और क्या लिखा है, 10,000 करोड़ तक के नए नोट जारी कर सकती है। अब आरबीआई नोट जारी करने की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति, ठीक है, जैसे अगर आरबीआई क्या करती है, नोट जारी करती है, तो नोट जारी करने के दौरान आरबीआई को किन बातों पे ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब इसमें मुद्रास्फीति है ना, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जैसे होता है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, इस बात पे भी ध्यान रखती है। और जो एक्सचेंज रेट है ना, विनिमय दर, जैसे डॉलर के साथ क्या एक्सचेंज रेट है, पाउंड के साथ क्या एक्सचेंज रेट है ना, यूरो के साथ क्या एक्सचेंज रेट है, इन 3 बातों पे ध्यान रखती है, ठीक है। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, और क्या, एक्सचेंज रेट, है ना, मुद्रास्फीति, आर्थिक समृद्धि और विनिमय दर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई को जब नए नोट जारी करने होते हैं तो वो किन 3 बातों पे ध्यान रखती है, किन 3 फैक्टर, या आप बोल रहे हैं, या पैरामीटर्स बोल रहे हैं, या फिर घटना आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखती है कि इन्फ्लेशन की स्थिति क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या स्थिति है देश में, और एक्सचेंज रेट क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में या किसी अन्य देश में उस देश की मुद्रा उस देश के केंद्रीय बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के ऊपर क्या करती है, दावे का कार्य करती है। अभी मैंने जो बताया 10 रुपये वाली नोट वाली कहानी आपको, ठीक है। तो कैसे आप दावा कर सकते हैं, तो वो जो रिजर्व है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो रिजर्व है सेंट्रल बैंक के ऊपर दावा करने का काम आप वहीं से करते हैं, ठीक है। अतः एक देश की मुद्रा केंद्रीय बैंक की जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहलाती है, ठीक है, और लाइबिलिटी के रूप में वो 200 करोड़ का रिजर्व रखता है, ठीक है। अब इससे भिन्न जो पीआरएस सिस्टम है, ठीक है, क्या, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। अब इसमें क्या है, एक सेंट्रल बैंक मान लीजिए किसी भी देश की, ठीक है, अब जितने नए नोट जारी करेगी, ठीक है, उसी के अनुपात में उसको रिजर्व रखना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए 10,000 करोड़ वैल्यू का नोट छापने हैं, तो उस देश को ना, या फिर उस देश के बैंक आरबीआई को, जो जितना छापना चाहती है ना, उतने ही के बराबर, ठीक है, उसी अनुपात में अपना क्या होगा, रिजर्व बढ़ाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में बैंकिंग इतिहास, यानी कि क्या भारत में जो बैंकों का हिस्ट्री है, कैसे, क्या, कहाँ पे कौन सी बैंक, किस बैंक की क्या स्थिति थी, ठीक है, उन पे ध्यान देते हैं। अब इसमें क्या है, भारत में स्थापित अगर पहली बैंक देखें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, ठीक है। इसकी स्थापना 1770, यानी कि 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी नाम कंपनी ने किया था, ठीक है। किसकी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत में स्थापित पहली बैंक, ठीक है, कब, 1770 के दौरान, ठीक है।
अब 1766 टू 1769 कौन सा गवर्नर था, आप खुद एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं था, गवर्नर ऑफ बंगाल था। कौन था, कुछ हैरल करके था, हैरल वेफेट ऐसे कुछ, हैरल करके कोई था, ठीक है। अब इसमें देखिए बाद में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक 3 बैंकों की स्थापना की, ठीक है। अब उसमें 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम 1809 में परिवर्तित करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक के बाद एक यानी कि 3 बैंक की स्थापना करी। उसमें 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता थी, ठीक है। 1806 में तो उसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में 1809 में उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। अब 1840 में क्या किया उसने, बैंक ऑफ बॉम्बे का इस्टेब्लिशमेंट करा, और जिसको 1843 में क्या कर दिया गया, बैंक ऑफ, ओ सॉरी 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, यानी कि 3 जगह पे बैंकिंग व्यवस्था के दौरान इसने 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 लोकेशन पे बैंक स्थापित किए, ठीक है। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, जिसको बाद में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको क्या कर, एग्जामिनर क्या कर सकता है एग्जाम में, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में लगाने के लिए बोल सकता है कि किसकी स्थापना पहले की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, कि बैंक ऑफ कलकत्ता सबसे पहले और बैंक ऑफ मद्रास तीसरे स्थान पे, कब, 1843 में। अब इसमें देखिए आगे 1865 में क्या हुआ, इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। उसका मुख्यालय कहाँ पे था, इलाहाबाद बैंक की स्थापना, और मुख्यालय कलकत्ता में, ठीक है। अब देखो बैंक है इलाहाबाद के नाम पे, और इसकी क्या है, हेडक्वार्टर कोलकाता में, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी के नाम पे देखिए अभी भी इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। तो यही एक ऐसा बैंक है जो जिसके नाम में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। 1865 से उसी नाम पे चली आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 1881 में क्या किया गया, एक कमर्शियल बैंक, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, कब, 1881 में, ठीक है। और इलाहाबाद बैंक 1865 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, ठीक है। तो ये आप रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो 1881 में अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई, जो कि क्या थी, एक भारत की पहली क्या थी, जॉइंट स्टॉक बैंक थी, ठीक है। पहली जॉइंट स्टॉक बैंक अगर पूछे तो अवध कमर्शियल बैंक थी, ठीक है। अर्थात इसका क्या है, इसके शेयर होल्डर्स बनाए गए थे, और इसके पहले कोई ऐसी बैंक नहीं स्थापित हुई थी जिसमें शेयर होल्डर्स यानी शेयर के थ्रू कई लोगों का शेयर कलेक्ट करके बैंक बनाया गया हो, ठीक है। तो ये पहली जॉइंट स्टॉक बैंक थी अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई। अब 1894 में क्या हुआ, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई 1894 में, पीएनबी, ठीक है। अब भारत की प्रथम पूर्णतः भारतीय बैंक कौन थी, यही थी, ठीक है, जिसमें निवेश जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ भारतीयों ने किया था। इसमें जो इन्वेस्टमेंट का काम था, ठीक है, होता है ना शेयर कलेक्शन, तो सिर्फ इसमें शेयर पार्टिसिपेटरी जो मेंबर थे वो इंडियंस थे। तो भारत की अगर क्वेश्चन बने कि वो पहली कौन सी बैंक थी, ठीक है, जिसमें सिर्फ भारतीयों का अपना इन्वेस्टमेंट या शेयर था, तो वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में की गई, ठीक है। अगर बने क्वेश्चन कि फर्स्ट बैंक इन इंडिया, तो कौन सी थी, हिंदुस्तान, ठीक है, जिसको अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने 1700 कब, 1770 में, ठीक है, की थी। क्वेश्चन बने कि वो कौन सी बैंक है जो जिसका नाम अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ और उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, तो वो आपकी बैंक हो जाएगी इलाहाबाद बैंक, ठीक है। और पहली बैंक जिसने जॉइंट
स्टॉक बैंकिंग की व्यवस्था जारी की, जिसमें शेयर होल्डर्स होते थे। तो वो अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई। ठीक है। और देखिए जो इलाहाबाद बैंक है उसकी स्थापना 1865 में हुई थी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। अब 1921 की बात देखते हैं। इसमें बैंक ऑफ बंगाल जो था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ क्या है मद्रास, इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। इनका क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया। अब इनके मर्ज से एक बैंक बना जिसका नाम रखा गया द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ चुका है कि 1921 में किन तीन बैंकों का मर्जर किया गया था। ठीक है। उसके बाद मर्जर के बाद 1921 में जो नया नाम था द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब इसमें देखते हैं आज़ादी के उपरांत 1955 में जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका नाम बदल दिया गया और इसको भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया और इसका नाम क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, SBI। ठीक है। कब? 1955 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ओके। अब हम देखते हैं इसमें अगले कुछ वर्षों में अन्य कुछ बड़े बैंकों का भी क्या कर दिया सरकार ने? अपने अधीन कर लिया। ठीक है। और इन्हें SBI के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है। जैसे अन्य जो बैंक थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया? SBI के हेल्पिंग हैंड के रूप में, मतलब उनको कर लिया जो अन्य बड़े बैंक थे। ठीक है। और इसमें देखिए 7 बड़े बैंक कौन कौन थे जिनको हेल्पिंग हैंड के रूप में भारत सरकार ने जारी किया या फिर लगाया हेल्पिंग हैंड के रूप में। वो स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ क्या है बिकनौर एंड जयपुर, बीकानेर एंड जयपुर, और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ठीक है। तो ये हैं आपके जो हेल्पिंग हैंड के रूप में काम कर रहे थे। कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ क्या है पटियाला। तो मान लीजिए ये आपका भारत, इसको ऐसे याद कर लीजिए। क्या सिंपल मैप है ना भारत का, ऐसे हमारा भारत है। ठीक है। तो इसमें क्या है? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर यहाँ पे, ठीक है, कर्नाटक में। फिर स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर यहाँ पे कार्नर एकदम साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के लास्ट पीक के आसपास त्रावणकोर है ना। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पंजाब में चले आइए। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर राजस्थान के नियर अबाउट है ना। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आ जाइए, है ना, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। स्टेट बैंक ऑफ क्या है एक, ये कौन सा बैंक है? सौराष्ट्र, तो इसमें घुस जाइए महाराष्ट्र में। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश में चले आइए, है ना। इनको क्या एज ए हेल्पिंग हैंड इनको इस्टेब्लिश किया, तो इसको आप याद रखें। इसमें हम देखते हैं इन 7 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ जो सौराष्ट्र है उसका विलय कर दिया गया। किस में? इन 7 सहायक बैंकों में 2008 में, ठीक है, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, सौराष्ट्र का मर्ज कर दिया गया। और 2010 में जो SBI में इनका मर्जर हो गया। ठीक है। जो आपका स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र है उसका मर्जर 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में किया, फिर बाद में 2010 में ही इसको SBI में मर्ज कर दिया। ठीक है। अब देखते हैं 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ। 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 1935, ठीक है, स्थापना हुआ था RBI का, याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2017 को बाकी जो 5 सहायक बैंक थे उनका भी क्या कर दिया? SBI में मर्जर। धीरे धीरे सबका SBI में मर्जर हो गया जो सहायक बैंक थे। ठीक है। एक बार ही हम फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। जो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र थी 2008 में उसका मर्जर स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में कर दिया गया। अब बचे आपके कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ
त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ, ठीक है, अब जो भी बचा, ठीक है, उनका क्या हो गया, मर्जर हो गया किसमें, 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में। अतः अब वर्तमान में एसबीआई के सहायक बैंक एसबीआई के हिस्सा हैं। अब यह उपस्थित नहीं है, ठीक है, जो सहायक बैंक बनाए गए थे वो क्या हो गए, उनका मर्जर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय महिला बैंक का विलय भी 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में कर दिया गया। अब भारतीय महिला बैंक को हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसका भी मर्जर 2017 में 1 अप्रैल को किया गया इन 5 बैंकों के साथ। वेट अ व्हाइल, जस्ट फ्यू मिनट्स लैक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को क्या किया गया, जो महिला बैंक है उसको भी एसबीआई में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, फिर उनका नेशनलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आज़ादी के दौरान भारत में जो कार्यरत जो बैंक थे ना, वो क्या थे, आज़ादी के दौरान की बात है, वो क्या थे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, और इसमें धोखाधड़ी बहुत होती थी, ठीक है। और बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, ये सीमित था केवल कहाँ तक, शहरी क्षेत्रों में और बड़े वर्ग तक, ठीक है। अब उसमें क्या किया गया भारत में, बैंकिंग क्षेत्र में समाज का उच्च वर्ग, वही जो मैंने बोला है ना, अतः जमाकर्ता के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में करने के उद्देश्य से एवं समाज के निम्न वर्गों को भी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से क्या किया गया, भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण का मतलब कार्य स्टार्ट किया, ठीक है। बैंकों का नेशनलाइजेशन, क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब बैंकें काम कर रही थी तो बड़े वर्ग ही उसमें पार्टिसिपेट करते थे ना, और केवल शहरों तक सीमित था। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब देखिए इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ष 1969 में 14 बड़े बैंक जिनका न्यूनतम जमा राशि 50 करोड़ थी, ठीक है, उनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब, 1969 में 14 बड़े बैंक। 1969 के आसपास कौन थी, इंदिरा गांधी, तो याद रखें। तो क्वेश्चन पूछ चुका है किसके कार्यकाल में 14 बड़े बैंकों का मर्जर किया गया, सॉरी नेशनलाइज किया गया था, तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। पुनः 1980 में क्या 6 अन्य बड़े बैंक भी जिनका न्यूनतम जमा राशि बोल लें तो 200 करोड़ था, उनका भी क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोल लें न्यूनतम जमा राशि 200 करोड़ की थी, ठीक है। और 1993 में क्या हुआ, इन सभी बैंकों में से एक बैंक जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। 1993 में जैसे हमारे 14 वो 6 ये 20 हो गए, तो उनमें से ये क्या हो गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गया। कब, 1993 में, जिसके कारण इसका विलय पीएनबी में कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक, है ना। तो इसका विलय देखिए, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बनी एक ऐसी बैंक थी जिसमें केवल और केवल शेयर भारतीयों का था, ठीक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, और ये एक पहली ऐसी बैंक थी जिसका नाम अभी तक नहीं बदला, ठीक है। अब देखिए अर्थात वर्तमान में कुल जो राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, कमर्शियल बैंक होता है ना, तो केवल राष्ट्रीय 19 है, ठीक है, आप अपडेट कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है। तो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये 2018 तक की बात है। जबकि एसबीआई तथा आईडीबीआई बैंकों को मिलाकर कुल 21 सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है। आईडीबीआई और एसबीआई हैं, ठीक है। इन दोनों को भी अगर देखें साथ में तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिस्ट में कितने बैंक हो जाते हैं, 21, ठीक है। 19 क्योंकि एक तो आपका 1993 में दिवालिया निकल गया है ना, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का, तो बचे 19, और उसमें एसबीआई और आईडीबीआई को जोड़ कर दें तो 19 और 2 21, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक हैं, ठीक है।
हर एक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही होंगी। ठीक है, इसका मतलब जैसे हर एक राष्ट्रीयकृत बैंक एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक होंगी, परंतु हर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। मतलब कि मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, राष्ट्रीयकृत हो। लेकिन जितने भी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाएगा वो सार्वजनिक क्षेत्र की ही बैंक होंगी। जैसे मान लीजिए एसबीआई है, आईडीबीआई है ना। ज़रूरी नहीं कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक हों, क्योंकि ये भले ही सरकार के अंतर्गत हैं, लेकिन अगर कुछ बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जाता है तो वो भारत सरकार के ही अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। अब बैंकों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण। ठीक है, भारत में बैंकों को दो हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है। एक शेड्यूल बैंक, एक नॉन शेड्यूल बैंक, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। देखते हैं ये क्या है। शेड्यूल बैंक के डिफिनीशन में देखते हैं। ये आरबीआई एक्ट 1934 के जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें क्या है, लिस्टेड है। जैसे जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड हैं उनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक। ठीक है, यह सूची परिवर्तनशील होती है। जैसे जो आरबीआई की ये जो लिस्ट है इसमें चेंजिंग होता रहता है। अतः जैसे ही एक नई बैंक आरबीआई से अनुमति प्राप्त कर स्थापित होती है वह इस अनुसूची में जुड़ जाएगी, है ना। तो आरबीआई से आपने कोई बैंक इस्टेब्लिश करा, अनुमति लिया आरबीआई से, ठीक है, तो क्या वो आरबीआई के अनुसूची में जुड़ जाएगी। हम जैसे ही एक बैंक भारत में अपना कारोबार बंद करेगी उसे इस अनुसूची से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस शेड्यूल से। एक अनुसूचित बैंक को आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होता है। ठीक है, एक अनुसूचित बैंक, ठीक है, शेड्यूल बैंक को आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होता है। ठीक है, जैसे आरबीआई ने कोई पॉलिसी लागू किया कि आपको इतना कट करना है, इंटरेस्ट रेट इतना कट कीजिए, है ना, या फिर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए। ठीक है, कि मनी का फ्लो रुके, एसएलआर बढ़ाइए, सीआरआर बढ़ाइए। तो ये क्या है, मतलब अनुसूचित बैंकों को मानना पड़ता है आरबीआई के आदेश को। ठीक है, अब देखिए इनमें प्रमुख दिशा निर्देश निम्न है। ठीक है, अब इन बैंकों की किसी भी क्रिया से इनको ग्राहकों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। शेड्यूल्ड बैंक की बात है। ठीक है, इनमें क्या है, जैसे इनका कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे इसके जो कस्टमर है ना उनको नुकसान पहुंचे। अब इन बैंकों की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या बोलते हैं, पेड ऑफ कैपिटल, वो 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। अब इसमें नए वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना के लिए इसे बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, अब नया यदि आपको कमर्शियल बैंक इस्टेब्लिश करना है तो उसका अब क्या है, 500 करोड़ का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया है जो मिनिमम कैपिटल पेड अप है वो क्या होता है। ठीक है, यह वह पूंजी है जिसे एक संस्थापक एवं अन्य शेयर होल्डर्स किसी कंपनी की स्थापना में निवेश करते हैं। ठीक है, उसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं। पहले क्या था, 5 लाख, अब लेकिन कमर्शियल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट करना है तो मिनिमम 500 करोड़ का मिनिमम कैपिटल पेड अप होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इन बैंकों को मौद्रिक नीतियों का अनुपालन करना होता है। देखिए मौद्रिक नीतियों में क्या करती है भारत सरकार, आरबीआई, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को, बैंकों को रेगुलेट करती है, मार्केट की स्थिति को रेगुलेट करती है, इन्फ्लेशन की स्थिति को मैनेज करती है ना। तो अगर कोई पॉलिसी जारी करती है कि आपको इतना रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट या फिर आपका एसएलआर सीआरआर कितना रखना है, वो नियम बनाएगी तो आपको फॉलो करना होगा, है ना। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं।
इनसे भिन्न गैर अनुसूचित बैंक जो नॉन शेड्यूल बैंक हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। अब इन्हें कभी भी स्थापित किया जा सकता है और आरबीआई इन्हें नियंत्रित नहीं कर पाती है। ये ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई नियंत्रित नहीं कर पाती है। अनुसूचित बैंक भारत में निम्न है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने शेड्यूल्ड बैंक की विशेषता देख ली है। शेड्यूल्ड बैंक की विशेषता एक बारी हम क्या करते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या क्या था। शेड्यूल्ड बैंक अगर आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत जो सेकंड शेड्यूल है उसमें मेंशन है या फिर इसमें प्रावधान है क्या परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसमें शेड्यूल्ड बैंकों की कुछ विशेषता है, ठीक है। वो देखिए क्या क्या था, एक बारी आप दोबारा से देखिए। इसमें क्या होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल पेड ऑफ 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक शेड्यूल्ड बैंक है जो पहले से है, नई स्थापित नहीं हुई है, लेकिन अगर आप कोई नया कमर्शियल बैंक स्थापित करते हैं तो 500 करोड़ का मिनिमम कैपिटल पेड अप होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल पेड अप वो होता है जो या तो आपका खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो या तो फिर शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना उनके द्वारा कलेक्ट किया गया एक इन्वेस्टमेंट हो उस बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर बैंक आरबीआई से समर्थन प्राप्त करते हैं कि हमें क्या करता है, मतलब जो भी गाइडलाइंस उन्हें लेनी है या गाइडेंस लेनी है वो क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, इनसे भिन्न गैर अनुसूचित बैंक जो हैं अब इन्हें देखते हैं, ठीक है। गैर अनुसूचित बैंकों में क्या है, कभी भी स्थापित किए जा सकते हैं, इनको कभी भी स्थापित किया जा सकता है और इन्हें आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, ठीक है। और इसमें हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं ना। अब इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक ढांचा है आपके सामने जिसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक में कुछ कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, है ना, और कुछ और भी बैंक है जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स टाइप के, है ना। ये आपका क्या है, कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है। तो आप ये याद रखें, शेड्यूल्ड बैंक्स में कितने प्रकार के बैंक हैं, कमर्शियल, रीजनल रूरल और कोऑपरेटिव, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक में कौन कौन है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल बैंक में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक हैं। कमर्शियल बैंक में जो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हैं वो एसबीआई और आईडीबीआई है ना। और अदर जो नेशनलाइज्ड किए हुए बैंक थे कितने थे, 19, और ये 2, है ना। ये हो गए आपके पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। और प्राइवेट सेक्टर में कौन है, इंडियन बैंक्स हैं और प्लस फॉरेन बैंक्स भी हैं। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जो कमर्शियल बैंक होते हुए भी शेड्यूल्ड बैंक हैं आरबीआई के अंतर्गत, ठीक है। और रीजनल रूरल बैंक्स भी कुछ हैं, है ना। और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव। अब इसे हम थोड़ा सा और विस्तार में देखते हैं। भारत में कार्यरत निजी क्षेत्रों में भारतीय बैंकों में बाजारी मूल्य के आधार पर एचडीएफसी बैंक, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी निजी क्षेत्र में भारतीय बैंक, ठीक है, कार्य करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, उन्हें बाजारी मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो एचडीएफसी नाम का जो बैंक है, ठीक है, भारत में कार्यरत प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, भारतीय बैंकों में जो बाजारी मूल्य होता है ना, मार्केट प्राइस, है ना, उसके आधार पर भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन है, एचडीएफसी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बने कि प्राइवेट सेक्टर में भारत में कार्यरत भारतीय बैंकों में जो बाजारी मूल्य के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी बैंक है, तो वो है एचडीएफसी, ठीक है। एक फैक्चुअल नॉलेज। अब जो एसेट यानी परिसंपत्ति के आधार पे एसेट के आधार पर अगर कुल शाखाओं के आधार पर, ठीक है, देखा जाए तो कौन है, एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है भारत की, है ना। किस के आधार पर, एसेट और ब्रांच, ठीक है, कौन है, एसबीआई, एसेट और ब्रांच के आधार पर सबसे बड़ी बैंक एसबीआई, ठीक है।
अब आईसीआईसीआई की बात करते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। किसके मामले में? एसेट और ब्रांचेज के मामले में आईसीआईसीआई दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब विश्व की सबसे बड़ी बैंक मनी मार्केट के, मनी होता है ना मार्केट प्राइस के आधार पर, वो कौन है? जेपी मॉर्गन चेज, ठीक है। जेपी मॉर्गन चेज जो बैंक है वो विश्व की सबसे बड़ी क्या है? बैंक है। किसके आधार पर? मार्केट प्राइस पर, ठीक है। परिसंपत्ति के आधार पर आईसीबीसी है। एसेट के आधार पर ये इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना जो है आईसीबीसी, वो एसेट के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। अब ये हो गए आपके कुछ फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। एक बार ये रिवीजन कर देते हैं। भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र में, जैसे प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड अगर देखा जाए, किसके आधार पर? मार्केट प्राइस के आधार पर, है ना। तो भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन है? एचडीएफसी। अगर वही विश्व में देखा जाए तो कौन है? जेपी मॉर्गन चेज, है ना। अगर एसेट और ब्रांचेज के आधार पर देखा जाए तो एसबीआई पहले पे है, आईसीआईसीआई दूसरे पे है। लेकिन अगर हम विश्व के स्तर पर देखें तो परिसंपत्ति के आधार पर, एसेट के आधार पर, तो इन जो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है वो विश्व की सबसे बड़ी बैंक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जेपी मॉर्गन चेज में देखते हैं। जेपी मॉर्गन चेज जो बैंक है ये भारत में कार्यरत नहीं है, परंतु आईसीबीसी भारत में कार्यरत है, ठीक है। तो जो जेपी मॉर्गन चेज है, ठीक है, जो विश्व में मार्केट प्राइस के आधार पर सबसे बड़ी बैंक है, वो भारत में नहीं है। लेकिन आईसीबीसी जो भारत में कार्यरत है, ठीक है। अब देखते हैं भारत में कार्यरत वह विदेशी बैंक जिसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं, ठीक है। मैक्सिमम ब्रांचेज अगर किसी विदेशी बैंक का है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, यानी कि एससीबी, ठीक है। और यह एक क्या है? ब्रिटिश की बैंक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, मतलब अगर जैसे होता है ना भारत में अगर शाखाओं के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी है आपकी एसबीआई। लेकिन अगर विदेश से आई हुई बैंकों से रिलेटेड बात की जाए तो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। वेट तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कहाँ से रिलेटेड है? ब्रिटिश से। भारत में एक सहकारी बैंक जो कि एकमात्र ऐसी बैंक है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं ताकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं? अंडरलाइन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है एक बड़े एग्ज़ाम में, है ना, कि भारत में ऐसी कौन सी बैंक है जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो कौन सी है? सहकारी बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेपो बैंक क्या है, ठीक है। ये क्या है? रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव बैंक। रेपको है, सॉरी, इट इज़ नॉट रेपो, इट इज़ रेपको। REP इज स्टैंड फॉर रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है। अब सिटी बैंक को हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। रेपको बैंक के विषय में सिर्फ इतनी जानकारी, ये रिपैट्रिएट्स कोऑपरेटिव बैंक है और इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है।
कलर इसका थोड़ा डाउन है क्या? इट विल बी ओके। हाँ ओके। सॉरी। तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 4 राज्यों में के 5 स्थानों पर आरआरबी की स्थापना की गई। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को, ये डेट आप याद रखें, महात्मा गांधी का डेट ऑफ बर्थ भी है। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में क्या आरआरबी की स्थापना की गई, रीजनल रूरल बैंक्स की, है ना। और 4 राज्यों के 5 स्थानों पर आरआरबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह अधिनियम आरआरबी अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 के अंतर्गत, ठीक है, इसको पारित किया गया था। अब इसमें क्या किया गया, 5 स्थान थे, ठीक है, 4 राज्यों के, जहाँ पे इनको स्थापित किया गया। कौन कौन? यूपी, राजस्थान, फिर है आपका हरियाणा, उसके बाद है क्या, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 4 राज्य हैं, और यहाँ 4 राज्यों के 5 स्थानों पर। ठीक है, यूपी में गोरखपुर और मुरादाबाद, ये 2 स्थान हो गए यूपी के। ठीक है, ये मुरादाबाद वही लोकेशन है जहाँ पे कल की अवतार होना है। ठीक है, उसके बाद जयपुर, ये है आपका भिवानी, राजस्थान के जयपुर में, हरियाणा के भिवानी में, और वेस्ट बंगाल के मालदा में। ठीक है, यहाँ पे क्या, वेस्ट बंगाल के मालदा में, फिर हरियाणा के भिवानी में रूरल बैंक स्थापित किए गए 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाकर 196 कर दी गई। शुरू में 5, बाद में 196। ठीक है, अब इसमें क्या, बहुत लोगों ने अपनी खाताएं खोली, है ना। अब इसकी स्थापना क्या है, इसकी स्थापना से रिलेटेड कुछ बातें। इसकी स्थापना कौन करता है, क्वेश्चन बने। देखिए क्वेश्चन बन चुका है, बने नहीं। आरआरबी की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में, ठीक है, होता है, और भिन्न भिन्न नाम से ये कार्य करते हैं। ठीक है, एवं किसी राज्य के क्षेत्र विशेष के ग्रामीण हिस्सों में ही स्थापित होता है। ठीक है, ये रूरल एरिया में ही इनका इस्टेब्लिशमेंट होता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि के लिए ऋण प्रदान करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करना है ना। यह जमाकर्ता से जमा राशि भी प्राप्त करते हैं। जैसे अगर कोई जमा करना चाहता है या डिपॉजिटर से ये डिपॉजिट भी लेते हैं। इनकी स्थापना में कुल पूंजी निवेश 50% केंद्र सरकार देती है, 35% वहाँ का क्या, क्षेत्र की जो बैंक है वो करती है, और जो 15% है स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कंट्रीब्यूशन 35% किसका होता है, 50% किसका होता है, 15% किसका होता है। ठीक है, वहाँ पे मान लीजिए जिस रूरल एरिया में है तो वहाँ पे कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, उसका 35% कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सॉरी, जो आरआरबी इस्टेब्लिश हो रही है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 35% का, 50% उसे केंद्र सरकार की तरफ से और 15% राज्य सरकार की तरफ से उसे मिलता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए दिए गए जो ऋण पर जो लाभ की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। एवं साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए दिए गए ऋण पर लाभ की संभावना कम होती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में जमा राशि कम प्राप्त होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिकांश छोटे क्या बोलते हैं घाटे में चल रहे होते हैं। ठीक है, और ये वैसी स्थिति बन गई थी। ठीक है, आरआरबी की। एवं साथ ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, उनका क्या हो रहा था, स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित हो रहा था। अब भारत सरकार ने उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से इनके विलय का निर्णय लिया कि इनको मर्ज कर दिया जाएगा। अतः धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी संख्या कम करके 56 कर दी गई है। ये 2018 तक की बात है। इनकी नवीन शाखाएं तो स्थापित होती हैं, परंतु अब नए आरआरबी की स्थापना नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे इनकी जो नवीन शाखाएं हैं, मतलब उनकी तो स्थापना होती है,
परंतु अब नया जो आरआरबी है वो स्थापित नहीं किया जाता। भारत में सिक्किम और गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में आरआरबी कार्यरत है। अब आरआरबी को वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में गिना जाता है। ठीक है, आरआरबी को क्या है, अब कमर्शियल बैंक की श्रेणी में गिना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। देखिए हमने देख लिया क्या, प्राइवेट सेक्टर बैंक देख लिए है ना, कमर्शियल बैंक देख लिए, उसके बाद रीजनल रूरल बैंक देख लिए। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं। अब इसमें हम कोऑपरेटिव बैंक्स देखेंगे। ठीक है, देखिए हमने अभी तक प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स देख लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, उसे हम समझते हैं। देखिए इन बैंकों की स्थापना आपसी सहयोग के आधार पर होती है। ठीक है, एवं यह लाभ बनाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग के उद्देश्य से इनकी स्थापना होती है ना। अतः यह अनुसूचित बैंक तो हैं, परंतु क्या है, ये कमर्शियल बैंक की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, कमर्शियल बैंक बोले तो वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में नहीं आते। प्रारंभ में इनकी संचालन जो किसी भी विनियामक के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, जैसे होता है ना किसी बैंक का रेगुलेटर कोई ना कोई होता है, जैसे कमर्शियल बैंकों का रेगुलेटर होता है ना आरबीआई, तो प्रारंभ में इनका कोई रेगुलेटर या फिर ऐसा कोई नहीं था। ठीक है, संचालक कोई नहीं था। ठीक है, सॉरी, संचालन किसी बिना विनियामक जैसे रेगुलेटर के हाथ में नहीं था। बाद में क्या किया गया, इन्हें पहले राज्य सरकार के अधीन लाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इन्हें आरबीआई के नियंत्रण में लाया गया। पहले इन्हें राज्य सरकारों के अंतर्गत लाया गया, बाद में इन्हें आरबीआई के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, आगे समझते हैं इसमें। वर्तमान में सहकारी बैंकों पर द्वारा नियंत्रण लागू होता है। देखिए शुरू में क्या था, इनके संचालन में किसी भी रेगुलेटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई हाथ नहीं था। बाद में इन्हें जब स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत लाया गया और उसके बाद इन्हें आरबीआई के नियंत्रण में डाल दिया गया, इनको कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो क्या हुआ, अब इसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी बट गई है ना। क्या हुआ, वर्तमान में सरकारी बैंकों पर द्वारा नियंत्रण, देखिए इसका जो मैनेजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, और इसका जो फिनंशियल रेगुलेशन है, ठीक है, जो वित्तीय क्रियाएं हैं वो आरबीआई नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट, और इसकी जो वित्तीय क्रियाएं हैं वो कौन देखता है, आरबीआई। अब देखिए सहकारी बैंक के दो प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि राज्य सहकारी बैंक और शहर सहकारी बैंक। अब इनकी विशेषता हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखते हैं क्या, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के विषय में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसका रजिस्ट्रेशन किस पे होता है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। यह दो स्तर पर कार्य करती हैं, एक जिला स्तर पे। ठीक है, जब ये जिला स्तर पे काम करती हैं तो इन्हें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। अगर यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं तो इन्हें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। और जब ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ बोलते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, देखिए प्राथमिक क्षेत्र कहाँ पे होता है, रूरल एरिया में ही होता है। एग्रीकल्चर रूरल एरिया से ही संबंधित होता है ना। तो जब ग्रामीण स्तर पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काम करते हैं तो उन्हें प्राइमरी एग्रीकल्चर, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक कब कहा जाएगा, थोड़ा सा बड़ा स्तर यानी जिला स्तर पर जब काम करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ये आरबीआई के नियंत्रण में तो आते हैं, परंतु ये जो आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है ये आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आती। ठीक है, अब यहीं पे अंतर हो गया। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल कोऑपरेटिव, एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, तो इसमें
क्या है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के अंतर्गत रेगुलेट होती हैं, लेकिन यहीं पे जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं वो रेगुलेट नहीं होती हैं, ठीक है, वो आरबीआई के नियंत्रण में नहीं आती। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एक राज्य के भीतर ही कार्य कर सकती हैं। अभी तक हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ही विषय में देख रहे हैं, तो ये एक राज्य के भीतर ही काम कर सकती हैं, ठीक है, अर्थात यह राज्य के बाहर शाखाएँ इनकी नहीं हो सकती, इनकी शाखाएँ राज्य के अंदर ही होंगी, स्टेट के अंदर ही होंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें इससे भिन्न, ठीक है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, देखिए कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार के थे, स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। स्टेट कोऑपरेटिव को भी दो पार्ट में बांटा गया, सेंट्रल कोऑपरेटिव और प्रायोरिटी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है, दो पार्ट में बांट दिया गया। अब हम देखते हैं तीसरा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, देखिए वहाँ पे किसके अंतर्गत उसका हुआ था, स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक है उसका रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत हुआ था, यहाँ पे हमने देखा था उसका क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, SCSA, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। यहाँ पे इसका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, किसका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। अतः यह एक से ज़्यादा राज्यों में कार्य कर सकती हैं या आरबीआई के नियंत्रण में आती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जब मल्टीपल स्टेट दिया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, तो इसी से समझ में आ रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक से अधिक स्टेट में कार्य करेंगे और वो किसके अंतर्गत में, किसके मतलब रेगुलेशन में आएंगे, आरबीआई के, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव क्या है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, यानी कि एक ही स्टेट के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पे मल्टी स्टेट है, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वहाँ है क्या, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो ये अंतर आप याद रखिए, ठीक है। अभी कोऑपरेटिव जो बैंक हैं उनके अंतर्गत क्रेडिट कार्ड वगैरह देखेंगे, लेकिन इसको एक बारी फिर से हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना किस लिए किया गया, कोऑपरेटिव बैंक का स्थापना स्पेशली आपसी सहयोग के उद्देश्य से किया गया। शुरू में इनका रेगुलेशन और फिर मैनेजमेंट किसी के कंट्रोल में नहीं था, बाद में इसमें एक विशेषता ये है कि ये कमर्शियल बैंक नहीं है, बाद में इन्हें क्या किया गया, इन्हें बाद में स्टेट के अंतर्गत लाया गया। जब स्टेट के अंतर्गत लाया गया तो मैनेजमेंट का काम स्टेट देखने लगी और इसका जो फिनेंशियल रेगुलेशन था, यानी कि वित्तीय व्यवस्था जो था उसका कार्यवाहन, जो क्रियाकलाप था वो आरबीआई रेगुलेट करने लगी, ठीक है। अब इसमें दो प्रकार हमने देखा, एक स्टेट कोऑपरेटिव, एक अर्बन कोऑपरेटिव। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के भी दो प्रकार देखे, ठीक है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुई, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के दो प्रकार कौन कौन थे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और क्या था, प्राइमरी सेक्टर, नहीं सॉरी क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ये दो प्रकार थे किसके, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। अब उसमें क्या क्या था, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंतर्गत आते थे, लेकिन जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आती थी, के नियंत्रण में नहीं आती थी। अब हमने क्या देखा, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं वो एक राज्य के भीतर ही काम करती हैं, और जो अब दूसरी जो कोऑपरेटिव बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और कई स्टेट में काम करती हैं और आरबीआई के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड वगैरह क्या क्या है, ठीक है, उन्हें हम देखते हैं। अब देखिए जब एक व्यक्ति अथवा कोई भी अन्य निकाय, ठीक है, सिस्टम क्या करता है, बैंक में खाता खुलवाता है, ठीक है, तब वो क्या करता है, बैंक उसे क्रेडिट कार्ड देती है। अब इसके माध्यम से वह क्या करता है, अपने खाते से लेन देन करता है ना, जमा करता है या निकालता है, खाते में धन निकाल सकता है, एवं साथ ही क्या करता है, इसका प्रयोग कर वह खरीदारी भी कर सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में पैसा उसके खुद के खाते से कटेगा, निकलेगा, है ना। अब डेबिट कार्ड जारी तो एक बैंक करती है, परंतु कार्ड पर एक क्या होता है, पेमेंट गेटवे होता है, जो क्या करता है, सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का भी नाम होता है। जो पेमेंट गेटवे होता है वो जो सेवा प्रदान करती है वो एक कंपनी का नाम
उसमें ऐड होता है, ठीक है। बैंक करती है जारी, लेकिन जो पेमेंट गेटवे होता है एक कंपनी करती है, ठीक है। पेमेंट गेटवे एक सर्विस है जो उस डेबिट कार्ड के अंतर्गत जो हम सेवा लेते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे वीसा वीसा है ना, आपकी कार्ड तो होती है किसकी, SBI की, और वीसा क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है वीज़ा, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है अपने डेबिट कार्ड को, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो रुपी वीज़ा ऐसे कुछ करके होगा, तो वो क्या है, पेमेंट गेटवे है। इससे भिन्न एक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर एक व्यक्ति अथवा निकाय बैंक से ऋण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में इतना डिफरेंस है कि जब डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो आपके खाते से कटते हैं, क्रेडिट कार्ड वो पैसे हम बैंक से लेते हैं, ठीक है। बैंक से वो क्या है, ऋण है, जिसको हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट के साथ जमा करते हैं, इंटरेस्ट के साथ, यानी कि ब्याज के साथ हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। इसके प्रयोग से भी खरीदारी की जा सकती है यदि किसी डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है। और देखिए वो तो हो गई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की खरीदारी, किसका क्या भूमिका है ना। यदि जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी से भी पेमेंट गेटवे का आप सहायता लेके कोई खरीदारी करते हैं तो क्या होता है, जो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, ठीक है, उसके अलावा एक तीसरी कंपनी का भी नाम हो, ठीक है। अगर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के अलावा किसी तीसरे कंपनी का नाम हो तो उसे को ब्रांडेड कार्ड कहते हैं, ठीक है। को ब्रांडेड कार्ड, पेमेंट गेटवे के अलावा भी अगर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे कोई किसी कंपनी का नाम है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, को ब्रांडेड कार्ड। यदि कार्ड का प्रयोग कर किसी दुकान से खरीदारी की जाती है तब ऐसे में दुकानदार के हिस्से से एक हिस्सा बैंक ले लेती है, ठीक है, जो कि बैंक एवं पेमेंट गेटवे में क्या होता है, वो बैंक लेती है। और जो पेमेंट गेटवे है ना, जिस कंपनी द्वारा पेमेंट गेटवे जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, बैंक और पेमेंट गेटवे वाले में बट जाती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR, ठीक है। MDR पूछ चुका है UPSC राष्ट्रीय के 2018 के एग्जाम में, ठीक है, कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। तो ये वही है कि आपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदारी करा तो उसका एक हिस्सा कहाँ जाता है, बैंक को जाता है, और एक पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को जाता है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राज्य सहकारी बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एवं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक दोनों किसान क्रेडिट जारी कर सकती हैं। कितना इम्पोर्टेंट लाइन है ना। तो ये दोनों किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती हैं, दोनों ही डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मतलब स्टेट कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव दोनों कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो राज्य सहकारी बैंक है ना, सामान्य क्रेडिट कार्ड और को ब्रांडेड कार्ड जारी नहीं कर सकती है। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसकी विशेषता है, उसका लिमिटेशन है, ठीक है, क्या कि वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकती है। अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या था, को ब्रांडेड कार्ड उसे हम कहते हैं जब पेमेंट गेटवे के अलावा किसी तीसरे कंपनी का भी नाम आपके डेबिट कार्ड पे हो, ठीक है। तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ये जारी कौन नहीं कर सकता, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इसमें हम देखते हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो क्रेडिट कार्ड तो जारी कर सकती है, क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति है किसे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत स्थापित हुई थी, ठीक है। अब इसमें ये इसे भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, ठीक है। डिफ़ॉल्टर का मतलब ही आप समझ चुके होंगे, चूक करने वाला, भूल चूक करने वाला है ना, या फिर जानबूझ के ज़बरदस्ती करने वाला, ऐसा कुछ। तो विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है, यदि एक ऋणी, ठीक है, कोई कर्जदार ऋण लेकर संसाधनों के होने के बावजूद लिए गए ऋण को जानबूझकर वापस ना करे तब उसे क्या कहते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर, ठीक है। तो ये हो गया विलफुल डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन। मान लीजिए हमने बैंक से पैसा लिया
अपने किसी घर या फिर किसी दुकान को दिखा के, ठीक है, हमारे पास दुकान भी है फिर भी हम पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, बैंक को वापस नहीं कर रहे हैं, तो हमें विलफुल डिफ़ॉल्टर कहा जाएगा। यदि उपस्थित संसाधनों को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया, हमारा दुकान किसी और लोकेशन पे था, उसको हमने ट्रांसफ़र करके किसी और स्टेट में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, हमने जिस संसाधन के आधार पर क्रेडिट लिया था वो संसाधन हमने हटा दिया, है ना। और ऋणी इसके पश्चात दिखाने के लिए क्या है, दिखाए के लिए गए ऋण को वह वापस करने में असमर्थ है। मतलब क्या करेंगे हम, अगर हमने ऐसा किया तो हमने जो एज अ बेस लिया था, तो बेस को हटा दिया तो हम क्या कहेंगे, तो हमारे पास संसाधन नहीं, हम कैसे जमा करें, तो भी हम क्या है, एक विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई संपत्ति क्या किया, ठीक है, गिरवी रखा, ठीक है, और बिना बैंक को बताए उसको आपने बेच दिया, और आप फिर भी विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे, क्योंकि आप योग्य ही नहीं है रिटर्न करने के, है ना। अगर आपने मान लीजिए पैसा आपने कोई दुकान बैठाने के लिए कर्ज पे लिया, ठीक है, किसी बैंक से, ठीक है, और उसका आपने बाइक खरीदने में खर्च कर दिया, तो क्या आप तब भी आप विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे। देखिए इस लाइन में वही कहा है, यदि ऋण किसी अन्य उद्देश्य से लिया गया हो, ऋण किसी अन्य उद्देश्य से लिया गया हो एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य से कर लिया गया हो, तब उसे क्या कहेंगे, विलफुल डिफ़ॉल्टर, ठीक है, की दशा या फिर उस व्यक्ति को विलफुल डिफ़ॉल्टर। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसे एक आपराधिक मामला माना जाएगा एवं सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। विलफुल डिफ़ॉल्टर हमने देख लिया। अब देखिए विलफुल डिफ़ॉल्टर का टॉपिक, चलिए एक बार प्रिसाइज़ कर देते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए, इसको ब्रीफली समझते हैं, मान लीजिए कि आपने पैसा लिया, ठीक है, आप पहला कंडीशन, पैसा लिया, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, संसाधन भी हैं, जिसके बदले आपने लिया हुआ है जो चीज़ दिखा के, फिर भी आप जमा नहीं कर रहा पैसा, ठीक है, जो लोन लिया है उस पर जो ब्याज दर है, तो आप विलफुल डिफ़ॉल्टर है। मान लीजिए आपने जिस संसाधन को दिखा के लोन लिया, उस संसाधन को आपने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, और आप ऑप्शंस दिखा रहे हैं कि मेरे पास अब संसाधन नहीं है, तो भी आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर। मान लीजिए आपने क्या किया, ऋण लिया, ठीक है, और जिस संसाधन के आधार पे लिया वो संसाधन ही बेच दिए, तब भी आप क्या हैं, एक विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं। अगर आपने क्या किया, तो आपने जिस बेस पे ऋण लिया था वो संसाधन ही बेच दिया, तो भी विलफुल डिफ़ॉल्टर, है ना। तो यही था विलफुल। विलफुल यानी कि क्या, अपनी इच्छा से पैसा होते हुए भी या फिर अवॉइड करना इंटरेस्ट, और फिर जो आपने ऋण लिया उसको पे करना, है ना, तो आप विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है, एक नया टॉपिक है ये, इसे भी देखते हैं। प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रियॉरिटी, अब मान लीजिए किन सेक्टर को प्रियॉरिटी दी जाएगी, प्राइमरी सेक्टर को, है ना, सेकेंडरी सेक्टर को। अब प्रियॉरिटी कैसे देते हैं, ठीक है, और किसी सेक्टर को प्रियॉरिटी देके उस पर जो हम लेंडिंग करते हैं, ऋणदान देती है बैंक या फिर जो भी है, आगे देखते हैं, जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं उस पर भी समझाएंगे। मान लीजिए आपने क्या किया, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, सॉरी आपने कुछ नहीं किया, हम इसमें देखते हैं प्राथमिकता वाले क्षेत्र में जो प्रायोरिटी या प्राइमरी सेक्टर बोल रहे हैं, है ना, दिए जाने वाले ऋण और ज़्यादा आकर्षण बनाने के उद्देश्य से रघुराम राजन के नेतृत्व में आरबीआई ने क्या, एक कमेटी गठित की, समिति का गठन किया, ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण को और ज़्यादा आकर्षण बनाने के लिए, ठीक है, के उद्देश्य से रघुराम राजन के नेतृत्व में आरबीआई ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया। इस समिति का नाम क्या था, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। रघुराम राजन कमेटी ने क्या नाम रखा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में को और अधिक आकर्षण बनाने के लिए फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, ठीक है, क्या किया, एक कमेटी इस नाम से गठित की, ठीक है। इसमें क्या है, 100 स्मॉल स्टेप्स था, ठीक है। अब प्राथमिकता वाले क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण को
बैंक के लिए लाभकारी बनाने के उद्देश्य से इस समिति ने पीआरटी सेक्टर लर्निंग सर्टिफिकेट की अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, अप्रैल 2015 में इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की व्यवस्था है, ठीक है, इसको अप्रैल 2015 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत वे बैंक जो कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य को पार कर जाते हैं, अर्थात अनिवार्य सीमा से ज़्यादा ऋण दे देते हैं, वे इन सर्टिफिकेट को जारी कर सकते हैं। ठीक है, जारी किए गए सर्टिफिकेट का कुल मूल्य दिए गए अधिशेष के बराबर होगी। ठीक है, जैसे ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट वही जारी कर सकता है जैसे जो डिसाइड हुआ कि आप प्राइमरी सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर को इतना लैंडिंग देना है। जैसे होता है ना, रूरल एरिया में आरआरबी का गठन होता है कि आपको 40% तक का पहले लैंडिंग जो करनी है वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में, फिर मतलब बेसिक इंफ्रा में, है ना, ऐसे चीज़ों में आपको लैंडिंग करनी है। तो अगर एक लिमिट को आप क्रॉस करते हैं या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो आप अगर बैंक हैं तो आपको क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने के राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, सर्टिफिकेट जो जारी करेंगे आप उसका मूल्य जितना भी आप अधिशेष, ठीक है, अधिशेष देते हैं, यानी कि जो लिमिट है उसके ऊपर जितना भी आप देंगे प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करेंगे उतने का सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब कम से कम, अब यहाँ से देखते हैं, कम से कम रुपया 25 लाख का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, कम से कम। ठीक है, एवं इसके ऊपर 25 लाख के गुणज में यह जारी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वह बैंक जो कि लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही हों इस सर्टिफिकेट को खरीद कर अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सारी बैंकों की जिम्मेदारी थी, ठीक है, कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर में इतनी लैंडिंग करनी है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर को एम्पावर करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आपको इतनी लैंडिंग करनी है। ठीक है, और किसी बैंक ने मतलब किसी और सेक्टर में लैंडिंग करी लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग नहीं करी, तो एक टारगेट है कि इतना % आपको करना ही है प्राइमरी सेक्टर में। अगर नहीं पूरा किया तो आप क्या कर सकते हो, जिस बैंक ने कंप्लीट किया उस टारगेट को, उससे ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट को खरीदोगे तो आपकी भी लक्ष्य पूर्ति मानी जाएगी। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, खरीद कर अपने लक्ष्य को पूरा कर सकती हैं। जो सर्टिफिकेट की नीलामी है वो ई कूलर नाम का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुद्रित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर बेची जाएंगी। जो ई सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए आपने जितना सरप्लस दिया है अपने लिमिट के ऊपर, ठीक है, जितना मान लीजिए आपने 5 लाख का 25 लाख का ई सर्टिफिकेट जारी किया, ठीक है, तो आप उसको 30 लाख में बेचेंगे। तो जिस बैंक ने अपना लैंडिंग नहीं करा है प्रायोरिटी सेक्टर में, तो वो 30 लाख में आपके 25 लाख के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को ख़रीद के अपना लक्ष्य का पूर्ति करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में मुद्रित मूल्य से ऊपर वाला हिस्सा उस बैंक का लाभ हो जाएगा, है ना, जिसने सर्टिफिकेट जारी कर बेचा है, एवं खरीदने वाली बैंक जुर्माना से बच जाएगी। ठीक है, तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट का कहानी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सर्टिफिकेट जो है 4 प्रारूप में जारी होगी। ठीक है, देखिए, कृषि से संबंधित पहला, दूसरा कृषि से ही संबंधित एवं लघु किसानों के लिए दिए गए ऋण पर। ठीक है, तीसरा सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों से संबंधित, है ना, एमएसएमई, तो उसके अंतर्गत अगर उस यूनिट से संबंधित ऋण है तो उनके लिए भी। और चौथा क्या है, अन्य सामान्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित। अब कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र हम देख लेते हैं, जैसे अच्छा यहाँ पे कुछ डिटेल दिया है कैसे फार्मर को क्या बोला जाता है। ठीक है, लेस देन 1 हेक्टेयर है तो आप सीमांत किसान कहलाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास खेती या ज़मीन लेस देन 1 हेक्टेयर है तो सीमांत किसान, अगर 1 से 2 हेक्टेयर है तो आप लघु किसान, अगर 2 से 4 है तो आप अर्ध मध्यम किसान, है ना, अगर आपके पास 4 से 10 हेक्टेयर है तो आप क्या हैं,
मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर। अगर आपके पास मोर देन 10 हेक्टेयर है तो आप बड़े किसान हैं, ठीक है। तो एक डिफिनीसन है कि मार्जिनल, अगर देखिए अभी तो इंडिया में देखा जाए तो बहुतों के पास 1 हेक्टेयर की बात क्या करें, बहुत कम कम ज़मीनें होती हैं ना। तो ये एक है दायरा कि आप मार्जिनल किसान की लिस्ट में आते हैं अगर आपके पापा के पास 1 हेक्टेयर से कम है। अगर 1 से 2 हेक्टेयर है तो आप लघु किसान हैं। अगर आपके पास 4 से क्या है 2 से 4 है तो आप क्या हैं, अर्ध मध्यम हैं। अगर आपके पास 4 से 10 है तो आप मध्यम किसान हैं। अगर 10 से ऊपर है तो बड़े किसान हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे नरसिम्हा की, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी का एक रिपोर्ट है, ठीक है, उसे देखते हैं। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। बैंकों की राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के उपरांत, ठीक है, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, ठीक है, जब सभी बैंक सरकार के नियंत्रण में आ गए, ठीक है, 1969 याद रखिएगा, और 1980 भी। तो क्या हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया के उपरांत जब सभी बैंक सरकार के नियंत्रण में आ गए, तब निजी क्षेत्र से किसी भी प्रकार की जो कंपटीशन है न होने के कारण इन बैंकों का क्या है, गुणवत्ता प्रभावित हुआ। आपको भी पता है सरकारी बैंकों में कार्य कैसे होते हैं और प्राइवेट बैंकों में कैसे होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, गुणवत्ता में कमी आई, ठीक है, उसकी प्रभावित हुई गुणवत्ता। इसके कारण क्या हुआ, बैंकिंग सेवा प्रभावित हुई, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रभावित हुई, जिसने इस क्षेत्र में समृद्धि को क्या किया, प्रभावित किया। बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, इससे प्रभावित हुआ बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। अतः बैंकिंग क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म, ठीक है, करने के, जैसे रिफॉर्म इंश्योर करने के लिए, निश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, ठीक है। इस समिति का गठन 2 बार, एक 1991 में और एक 1998 में हुआ, ठीक है। तो नरसिम्हा कमेटी का गठन 2 बार हुआ था बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड, एक 1991, एक 1998, ठीक है, ये याद रखिए। अब 1991 में क्या हुआ, पहली बार जब गठित हुआ नरसिम्हा कमेटी, ठीक है, तो उसके प्रमुख सुझाव क्या क्या थे। जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया अब क्या कर दी जाए, बंद कर दी जाए, क्योंकि राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंक क्या है, आलसी हो जा रहा है और सही से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा, उनकी गुणवत्ता में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, सभी बैंकों के सभी शाखाओं को पूर्ण कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइजेशन यानी टेक्नोलॉजी से जोड़ने की प्रस्ताव रखी इन्होंने 1991 के रिपोर्ट में, जब ये गठित हुआ था। उसके बाद सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए समान नियम बनाए जाएं एवं किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, ठीक है। और कुछ भारतीय बैंकों को विश्वस्तरीय रूप में उभारा जाए, ठीक है, ये भी था इनका एक मोट्टो। और जो एसएलआर एवं सीआरआर को कम कर दिया जाए, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है और ये आपका सीआरआर है, ठीक है, इसको क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि क्या बैंकों के पास कारोबार के लिए क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि बचे, ठीक है। अब लाभ में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी बाजार से अपने शेयरों की बिक्री कर पूंजी प्राप्त करने की अनुमति, ठीक है, दी जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, वो क्या है, प्रॉफिट में चल रहा है, उसके पास क्या है, सरप्लस है, तो उस बैंक को जो कैपिटल मार्केट है उसमें अपने शेयर की बिक्री करके, ठीक है, कैपिटल मार्केट में अपने शेयर की बिक्री कर पूंजी प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र का, अगर वो प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है, तो उसको कैपिटल मार्केट में अपना शेयर होता है ना, शेयर जारी करते हैं कि आप हमारे बैंक में इतना इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई बैंक लाभ में चल रही है तो वो अपना कैपिटल मार्केट में अपने शेयर जारी कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रावधान का उसमें रिकमेंडेशन था। अब जमा राशि पर बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर को आरबीआई नियंत्रित न करे,
एवं इसे तय करने के लिए बैंकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, जैसे जमा राशि पर बैंक को कितना मतलब ब्याज लेना है, कितना देना है, ठीक है, वो आरबीआई नियंत्रित ना करे और ये बैंकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कैसे इन्हें करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो कमज़ोर बैंक हैं उनका विलय ना, पहले क्या होता था, कमज़ोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाता था। ठीक है, इससे क्या होता था, जो हेल्दी बैंक है उसका भी क्या है, हेल्थ प्रभावित होता था। तो इस चीज़ को भी रोकने की बात की गई इसमें। ठीक है, और क्या किया गया, बैंकों का जो एनपीए की जो वसूली का उद्देश्य है ना, वो उचित व्यवस्था लागू की जाए उसके लिए। ठीक है, ये भी प्रावधान था। और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण को 40% से घटा के 10% किया जाए, क्योंकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र से प्रॉफिट कम आता है, वो समाज कल्याणकारी है। ठीक है, इसमें अब हम देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर, अभी तक हम बात कर रहे थे प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग 40% से 10% घटा दी जाए। ठीक है, किसमें, जो नरसिम्हा राव की कमेटी थी, ठीक है, जो 1991 में गठित हुई थी, एक रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म, यानी कि बैंकिंग सिस्टम जो डिस्टर्ब हो रहा था, ठीक है, उसमें अच्छी स्थिति लाने के लिए। अब देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों को आरबीआई क्या करती है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का हिस्सा बना रखा है। ठीक है, उसमें क्या है, क्योंकि इन क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास पूरे देश के विकास के लिए, विकास के उद्देश्य से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन क्षेत्रों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब उन्हें देख लेते हैं किन को सम्मिलित करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, हार्टिकल्चर हुआ, है ना, पीसी कल्चर हुआ, सेरिकल्चर हुआ, इन सबों में बैंकों को लैंडिंग करनी होती है। ठीक है, अपना एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट पाने के लिए। अब बुनियादी निर्माण, रोड, ब्रिज, रेलवे स्टेशन इत्यादि, है ना, एजुकेशन, एक्सपोर्ट, कम मूल्य का गृह निर्माण, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयाँ। ठीक है, जैसे होता है ना एमएसएमई, तो ऐसे क्षेत्रों में जो कंट्रीब्यूशन है या फिर लेंडिंग है उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। कौन कौन, कृषि से संबंधित बुनियादी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, रोड, ब्रिज, है ना, एजुकेशन। देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर काउंट होते हैं, कोड बना के क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, फिर कम मूल्य का गृह निर्माण में, एमएसएमई में। अब देखिए एमएसएमई में क्या है, अगर माइक्रो तो 15 करोड़, स्मॉल 5 से 75 करोड़, 75 से 250 करोड़। वर्तमान में इसका डिफिनीसन चेंज हो गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, एमएसएमई का डिफिनीसन वर्तमान में बदल गया है। फिर इसमें क्या है, कमजोर क्या बोलते हैं, समाज का जो कमज़ोर वर्ग है जैसे जनजाति, एससी एसटी, इनको भी एम्पावर करने के लिए दिया गया लेंट यानी ऋणदान, है ना। फिर अल्पसंख्यक समुदाय इत्यादि सूक्ष्म वित्तीय समावेशन को दिया जाने वाला ऋण, वित्तीय संरचनाओं को, सॉरी वित्तीय संस्थानों को, सूक्ष्म वित्तीय, माइक्रो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको जो ऋण दिया जाता है उनको भी प्राइमरी सेक्टर में काउंट किया जाता है। उसमें क्या हो सकता है, नकदी ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं। अब सामाजिक बुनियादी निर्माण, स्कूल, हॉस्पिटल, उसमें भी जो लैंडिंग होगी उसे भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होगी। मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ भी इंक्लूड कर दी गई हैं। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, ठीक है, तो ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंक जिनकी 20 अथवा 20 से अधिक शाखाएं हैं, इन एवं सभी भारतीय बैंकों के लिए आरबीआई ने यह अनिवार्य कर रखा है कि उनके द्वारा दिए गए ऋण का कम से कम 40% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में ऋण के रूप में जाए। ठीक है, भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंक जिनकी 20 या 20 से अधिक शाखाएं हैं एवं सभी भारतीय बैंकों के लिए, ठीक है, भारतीय बैंक है तो सभी भारतीय बैंकों के लिए, अगर विदेशी बैंक हैं 20 से ऊपर अगर उनकी शाखाएं हैं तो उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% तो करनी ही होगी। ठीक है, यानी कि जितना भी लोन देते हैं 100%, तो 100% का 40% इनको प्रायोरिटी सेक्टर में देनी होगी। ठीक है, देखते हैं वे विदेशी बैंक जिनकी 20 से कम शाखाएं हैं
उनके द्वारा दिए गए ऋण का कम से कम 32% हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में ऋण के रूप में यानी प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में जानी चाहिए। ठीक है, चूँकि बैंकों को इन क्षेत्रों से सर्वाधिक हानि होती रहती है। ठीक है, नसीमा कमेटी ने यह सुझाव दिया था, इस अनिवार्य शर्त को सभी बैंकों के लिए घटाकर 10% तक लाया जाए, परंतु आरबीआई ने इस सुझाव को स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, नोट में देखते हैं क्या है। भारतीय बैंकों के लिए तथा 20 से ज़्यादा शाखाओं के साथ कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए दिए गए ऋण 40% हिस्से में 18% जो है एग्रीकल्चर से संबंधित होनी चाहिए, है ना। 40 जो 100% का 40% है, 40% का जो 18% है वो एग्रीकल्चर में होना चाहिए। ठीक है, अन्य क्षेत्रों के लिए भी अनुपात स्पष्ट है, परंतु 20 से कम शाखाओं के साथ कार्यरत बैंकों के लिए यह शर्तें लागू नहीं होती हैं। ठीक है, अगर 20 से कम शाखाएं हैं किसी विदेशी बैंक का, ठीक है, तो उसके लिए ये 18% वाला प्रावधान एग्रीकल्चर सेक्टर में लेंडिंग का लागू नहीं होता। ठीक है, अर्थात वे 32% को ऋण के रूप में किसी भी अनुपात को विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वितरित कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 से सभी बैंकों के लिए शर्तें समान हो जाएंगी। तो यानी कि ये कार्य हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि 19-20 बीत चुका है और ये PDF 2018 का है, तो ये आप जानकारी रखें। ठीक है, एवं उन्हें कुल ऋण का 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना होगा। ठीक है, जो 32% वाला नियम कानून भी था वो भी बदल गया। अब देखते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, यानी कि NPA होता क्या है। ठीक है, देखिए NPA क्या होता है, बैंकों द्वारा दिए गए उस ऋण को कहते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक ने किसी व्यक्ति को ऋण दिया, ठीक है, वो पैसा वापस ही नहीं कर रहा है, तो वो क्या है कि पैसे नहीं दे रहा है, मूलधन भी नहीं दे रहा है, तो क्या वो NPA बन जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NPA भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? सब स्टैंडर्ड एसेट, फिर डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। ठीक है, अब देखिए सब स्टैंडर्ड एसेट कब कहते हैं, अगर 90 दिनों तक, ठीक है, जो आपने पैसे दिए हैं उस पर ऋण और फिर कुछ भी रिटर्न नहीं आता है 90 दिनों तक, तो उसे क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, यानी कि क्या, अब वो दुविधापूर्ण नहीं है, ठीक है, जो दिया गया है, तो उसे फर्स्ट स्टेज पे अमानक परिसंपत्ति कहते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। अब जब क्या होता है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए यह समय सीमा 180 दिन की है। गैर बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, रहता है ना, NBF सॉरी, तो उनके लिए ये सीमा जो है 180 दिनों की है। जैसे NPA अगर मतलब नॉन बैंकिंग है ना, सॉरी, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनी से NBFC सॉरी, जो NBFC हैं अगर उनके वहाँ 180 दिन तक का है, कोई बैंक है तो उसके लिए 90 दिन तक का है ना। तो ये अंतर आप याद रखें। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बैंक NPO के 3 हिस्सों में वर्गीकृत होता है। अब देखिए ये 90 दिनों का कार्यकाल है ना। अब 90 दिन से बढ़ के जब 12 मंथ हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट। अगर वही क्या हो जाता है, 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लॉस एसेट बोलते हैं। ठीक है, ये है NPA का कैटेगरी। अब देखिए वही इसमें डिटेल में दिया है, यदि NPA 90 दिनों से लेकर 12 महीनों तक पुराना हो तब इसे अमानक संपत्ति यानी कि सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं, अमानक परिसंपत्ति। ठीक है, यदि एक NPA 12 महीने से ज़्यादा, ठीक है, 3 साल तक पुराना हो जाए तब इसे संदिग्ध परिसंपत्ति कहते हैं। ठीक है, संदिग्ध परिसंपत्ति। ठीक है, यानी कि डाउटफुल एसेट। यदि NPA 3 साल से भी ऊपर हो जाए तो उसे लॉस एसेट बोलते हैं, यानी कि ख़त्म, अब नहीं वापस आएगा। ठीक है, दिए गए ऋण यदि NPA में परिवर्तित होती हैं, ठीक है, तब इससे जमाकर्ता की जो जमा राशि पर जोखिम बढ़ता है। ठीक है, जिसने जमा कर रखा है, अगर मान लीजिए मैंने पैसे जमा करे हैं, ठीक है, और अब हम इंटरेस्ट हमको मिलना है ना,
अगर उसने पैसे उठा के किसी इंसान को दे दिए बैंक ने, वो पैसे इंटरेस्ट क्या, वो कैपिटल भी जितना ले गया उतना ही नहीं रिटर्न कर रहा है ना, तो क्या होगा, हमने डिपॉजिट कराया तो उस पर क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जोखिम बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है। तो ऐसे स्थिति में आरबीआई ने क्या नियम बना रखे हैं कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार जैसे ही एक परिसंपत्ति एनपीए में परिवर्तित होती है, उस बैंक को एनपीए की राशि को नियंत्रित रखना होगा। अलग रखी गई इस राशि को क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। पर उपाय से मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख का एनपीए क्रिएट कर दिया, मतलब कि अगर कोई बैंक है उसने 1 लाख का एनपीए क्रिएट कर दिया और किसी व्यक्ति ने मतलब कुछ पैसे अपने जमा कर रखे हैं, ठीक है, अपने फैसिलिटी के लिए, तो क्या होगा, अब वो उसका जोखिम भरा हो गया पैसा कि उसने 1 लाख दिया तो उसने 1 लाख को उठा के दे दिया। अब बैंक अपने पास से देगा तो कुछ कंसेशन मांगेगा, तो क्या एक जोखिम हो गया। तो उसी को कम्पीट करने के लिए जैसे बैंकों को क्या आरबीआई ने रेगुलेट करा कि बैंक को ऑलरेडी स्टॉक रखना होगा। ठीक है, कि जिनका जो डिबिटर है, सॉरी, जो वहाँ डिपॉजिटर हैं उनका इंटरेस्ट ना प्रभावित हो। ठीक है, अगर उनका इंटरेस्ट बार बार प्रभावित होगा तो क्या होगा, लोग बैंकों में पैसा डिपॉजिट करने के अलावा घर पे रखना स्टार्ट कर देंगे और क्या हो जाएगा, एक ब्लैक मार्केटिंग टाइप का एक इन्वायरमेंट, ब्लैक मनी वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं यदि यहाँ पे वही विस्तृत किया है, यदि ऋण क्या हो जाए, यदि ऋण पहली बार पहली श्रेणी में है एवं सुरक्षित ऋण के रूप में है, तब इसका जो रिजर्व है 15% के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख का 15% के बराबर, अगर सब स्टैंडर्ड एसेट में कन्वर्ट हुआ तो 15% के बराबर, यानी कि 15,000 रखे जाएंगे। ठीक है, जोखिम को हटाने के लिए। यदि ऋण पहली बार इस श्रेणी में हो परंतु आरक्षित ऋण के रूप में हो, ठीक है, अगर कोई ऋण है पहली ही श्रेणी में यानी कि सब स्टैंडर्ड एसेट में और असुरक्षित ऋण है, तो उसकी अवस्था में क्या होगा, उस रिजर्व के रूप में रखी गई जो राशि है उसका 25% के बराबर जो रिजर्व होगी। ठीक है, अब क्या है, यदि एनपीए दूसरी श्रेणी में है तो 40% के बराबर, यानी कि 1 लाख है तो उसका 40,000 एज अ कंपेटिबल मनी रखनी होगी। यदि एनपीए तीसरी श्रेणी में तो उसको 100%। ठीक है, इससे मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख लिया था 3 साल पहले, ठीक है, और 3 साल बीत गए मैंने जमा नहीं किया है, तो फिर उसको ना 1 लाख के बराबर वो रखना होगा। ठीक है, क्या रखना होगा, रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें रिजर्व की बात कर रहे हैं। प्रोपाय के रूप में रखी गई जो राशि है ना, बैंक किसी भी उद्देश्य से प्रयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, उसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर, अन्य उद्देश्यों से रख लेते हैं ना, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेटर, तो किसी भी रूप में नहीं रख सकते, यह भी गैर निष्पादनकारी हो जाती है। ठीक है, अतः वह ऋण जो एनपीए में परिवर्तित की जाती है उसे बैंक का नेट एनपीए कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं क्या, एक इम्पॉर्टेंट नेट एनपीए क्या होता है। ठीक है, नेट एनपीए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है, एग्ज़ाम में इस पे फोकस किया जा सकता है। तो मान लीजिए रिजर्व के रूप में जो पैसे रखे गए, ठीक है, और वो जो एनपीए है वो अपना तीसरा स्टेज भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 1 लाख लिया गया था किसी के द्वारा ऋण, 1 लाख उसने 3 साल के बावजूद भी नहीं जमा करा, तो 1 लाख के बराबर क्या करेगी बैंक, क्या करेगी, उतना कंपेटिबल मनी रखेगी। ठीक है, रिजर्व के रूप में, कि जो डेप्टर है, सॉरी, जो डिपॉजिटर है जो जमा करता है उसके ऊपर जोखिम ना पड़े। ठीक है, और ट्रस्ट ना टूटे, तो वो 1 लाख जो रखा गया है ना, वो भी बैंक किसी उद्देश्य से यूज नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो ऋण जो है, ठीक है, उसको भी क्या माना जाता है कि वो भी एनपीए में परिवर्तित कर दी जाती है, और इसे क्या बोलते हैं हम, उस बैंक का नेट एनपीए कहते हैं। जब एनपीए क्या हो जाता है, नेट एनपीए में जो रिज़र्व है, ठीक है, उस हिस्से को भी जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस एनपीए कहते हैं। ठीक है, नेट प्लस प्रोविजनल, है ना।
तो उसे हम ग्रॉस एनपीए बोलते हैं। तो नेट एनपीए क्या है, जो लॉस हो गई, अगर जो हमने रिजर्व के रूप में रखा था वो भी अब किसी काम की नहीं है, उसे सिर्फ रखना ही पड़ेगा, उसे ऐड कर देंगे टोटल एनपीए से, तो वो हो जाएगी आपकी ग्रॉस एनपीए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नोट है। कृषि क्षेत्र में एनपीए की गणना भिन्न रूप से की जाती है। इसकी गणना के लिए 90 दिन या 180 दिन वाले नियम लागू नहीं होते हैं। फसल की अल्पकालीन या दीर्घकालीन दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, दीर्घकालीन फसल वह जो कि 12 महीने में परिपक्व होती है, और इससे कम समय में परिपक्व होने वाली फसल को अल्पकालीन कहते हैं। अतः जोत से कटाई तक के मौसम का ध्यान में रखा जाता है एवं इसे जोत का मौसम कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अल्पकालीन फसलों में किसी ऋण को एनपीए में गिनने के लिए जोत के 2 मौसम की प्रतीक्षा करती है। ठीक है, जबकि दीर्घकालीन फसलों के लिए समय सीमा जोत के 1 मौसम की होती है। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर एनपीए। जैसे मान लीजिए आपने कृषि के लिए कोई एनपीए लोन ले रखा है और आपने कोई एक क्या है दीर्घकालीन फसल जो 12 महीने में तैयार होती है। ठीक है, तो वो एक फसल काउंट होगी। अगर जो 6 महीने से धान गेहूँ 6 महीने में तैयार होता है, तो इसमें 2 फसल को ही ऐड करके, ठीक है, उसको एक पूरा टाइम पीरियड काउंट करके एनपीए घोषित किया जाएगा। अगर आपने छोटे छोटे 2 मतलब लघु या बोल लें या अल्पकालीन फसलों में भी पैसे नहीं जमा करे, तो एनपीए वो मनी कहलाएगी। ठीक है, इसमें एक नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है, कितना बचा है अब? 22। ओके, थोड़ा और बाकी है, इसे देखते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑफ लोन क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, सामान्यतः जो बैंक होते हैं ना, वो एनपीए को क्या करते हैं, एनपीए को अपने एक बैलेंस शीट में, ठीक है, क्या करते हैं, एनपीए के रूप में दर्शाते रहते हैं। बैंक जो एनपीए को अपने एक होता है उनका बैलेंस शीट, उसमें दर्शाते रहते हैं, और इसके बदले में वे क्या करते हैं, रिजर्व रखते हैं, अभी जो मैंने समझाया। परंतु निरंतर ऐसा करने से धीरे धीरे क्या होता है, बैंक का जो नेट एनपीए है, ठीक है, वो क्रॉस एनपीए, ठीक है, दोनों ही बदल जाते हैं। जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए हैं, दोनों ही बदल जाते हैं। अतः जब ऐसे किसी ऋण की वसूली की संभावना नहीं के बराबर रह जाए, तब आरबीआई बैंक को बाह्य कर मतलब क्या कर देती है, बैंक क्या करे, बाह्य कर सकती है कि वह ऐसे एनपीओ को घाटे में दर्शाए। ठीक है, एवं बैंकिंग सिस्टम से उसे हमेशा के लिए निकाल दे। जब किसी एनपीए को घाटे में दर्शाकर बैंकिंग सिस्टम से हटा दिया जाता है, सॉरी बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है, तो क्या होता है, ऐसे स्थिति को रिटर्न ऑफ लोन कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में उस एनपीए के रूप में जो रिजर्व के रूप में रखी गई राशि है वो मुक्त हो जाती है, जिसका प्रयोग पुनः बैंक ऋण प्रदान करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको अगेन हम करते हैं। ठीक है, जो रिटर्न ऑफ लोन है वो एक्चुअल में क्या होता है, फिर से समझते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ठीक है, जो उसका एनपीए है, ठीक है, उसको एक बैलेंस शीट में दिखाती है कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब एनपीए के रूप में जो दर्शाती रहती है कि हमारे पास इतना, तब क्या है, एनपीए है। अब इसके बराबर, ठीक है, एनपीए के बराबर क्या है, वो रिजर्व रखना पड़ता है उसको। अब निरंतर ऐसा करने से, बार बार दिखाते और फिर ऐसे होने से धीरे धीरे बैंक का जो नेट एनपीए है ना, नेट एनपीए जैसे जो दिया गया है और जो ग्रॉस एनपीए है, दोनों ही क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, अतः जब ऐसे किसी ऋण की वसूली की संभावना नहीं के बराबर रह जाए,
तब आरबीआई बैंकों को बाह कर सकती है, आरबीआई बैंक को बहाल कर सकती है कि वह क्या करे, ऐसे एनपीओ को घाटे में दर्शाए। ठीक है, कि बैंक का इतना घाटा हो गया, ठीक है, एवं बैलेंस शीट से हमेशा के लिए निकाल दें, क्योंकि अब वो रिटर्न आने ही नहीं है। जब किसी एनपीए को घाटे में दर्शाकर बैलेंस शीट, ठीक है, निकाल दिया जाता है बैलेंस शीट से, तब इसे रिटर्न ऑफ लोन कहते हैं। ऐसे स्थिति में उस एनपीए के रूप में रिजर्व के रूप में जो रखी गई धनराशि ना, उसे मुक्त कर दिया जाता है, और वो क्या कर सकते हैं, उसे ऋण के रूप में दे के और पैसे कमा सकती है। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आपको सेशन पसंद में आया, कुछ सीखने को अच्छा मिला, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है।